चलिए तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा बायसिंग से ही, ट्रांजिस्टर बायसिंग से। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग हमारा बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक रसिस्टर, बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक रसिस्टर या कलेक्टर फीडबैक भी हम बोल सकते हैं। तो बायसिंग हम लोग यहाँ पे रसिस्टर के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ रसिस्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने फिक्स बायस देखा था और फिक्स बायस में कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। बेस रसिस्टर बायस में डिसएडवांटेज होते हैं, तो उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हमने अनदर टाइप ऑफ बायसिंग देखा था। और आज हम लोग जो है एक कलेक्टर फीडबैक रसिस्टर बायसिंग एक टेक्निक देखेंगे, और इसके बाद लास्ट हमारा जो बायसिंग टेक्निक होगा वो होगा पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक। सभी बायसिंग टेक्निक में वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक सबसे अच्छा होता है। ये बायसिंग हम लोग क्यों करते हैं? बायसिंग हम लोग करते हैं टू कीप द ऑपरेटिंग पॉइंट एट एट द सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन या फिर एक्टिव रीजन में, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अगर ऑपरेटिंग पॉइंट आपका क्या होगा, तो अगर उस पोजीशन से, जिस पोजीशन पर वो फिक्स है, उस पोजीशन से अगर वो ऊपर के तरफ शिफ्ट होगा, मतलब कि वो सैचुरेशन रीजन के तरफ शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म विल गेट क्लिप। पॉजिटिव पार्ट आउटपुट वेवफॉर्म का क्या हो जाएगा? क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर वो ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे के तरफ जा रहा है, मतलब अगर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ रीजन के तरफ जा रहा है, तो हम देखते क्या है कि उसमें निगेटिव पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म विल गेट क्लिप, ठीक है। इस चीज को आपको एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लो ये मैंने बनाया VI कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ट्रांजिस्टर का, यहाँ पे मैंने VCE आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ IC बनाया। ऐसा ही होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप बनाते हो तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो रीजन होता है इसको कट ऑफ रीजन बोला जाता है। दिस इज नथिंग बट कट ऑफ। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ये जो आप रीजन है इसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, इसको सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है। और यहां जो आप देख रहे हैं ग्राफ बना हुआ है, ये पूरा जो रीजन है ये एक्टिव रीजन कहलाता है। दिस इज व्हाट एक्टिव रीजन। तो आप अगर यहाँ पर डीसी लोड लाइन बनाते हैं तो डीसी लोड लाइन कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, आपने देखा था, ये डीसी लोड लाइन है। और ऑपरेटिंग पॉइंट जस्ट हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यू पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट, या इसी को ऑपरेटिंग पॉइंट बोला जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट ऊपर के तरफ शिफ्ट होगा, मान लो बाई चांस तुम इस ऑपरेटिंग पॉइंट को ऐसा सिलेक्ट कर रहे हो कि यहां ना सिलेक्ट होकर के यहां ऊपर आ जाए, यहां आ जाए, या फिर यहां आ जाए, तो जैसे जैसे ये ऊपर सेलेक्ट होता जाएगा, आउटपुट में आपको पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव क्या होता जाएगा? क्लिप होता जाएगा। ऐसा वेव आपको मिलता रहेगा। पॉजिटिव पार्ट इसका क्या होता रहेगा? क्लिप होता रहेगा, ठीक है। तो जरूरी है कि इसका पॉजिटिव पार्ट क्लिप ना हो, ये ऑपरेटिंग पॉइंट अपने इसी पोजीशन पर रहे, जिस पोजीशन पर इनिशियली ये है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट बाय चांस नीचे की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मान लेते ये यहां आ गया या फिर यहां आ गया, तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा वेव फॉर्म का निगेटिव पार्ट क्लिप होता जाएगा, निगेटिव पार्ट कटता जाएगा। जैसे ये पूरा का पूरा कट ऑफ रीजन में आ जाएगा, अगर हम लोग सिलेक्शन करेंगे VC और IC का और इस तरह से सिलेक्शन करेंगे तो उसका वैल्यू इतना आ जाए कि वो इस रीजन में लाई करे, तो हमारा पूरा का पूरा निगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा? क्लिप हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम लोग बायसिंग करें यहाँ पे, ताकि ये ऑपरेटिंग पॉइंट इस पोजीशन पे रहे, इस पोजीशन पर ये बिल्कुल परफेक्टली आपको एम्पलीफाइड और वेव देगा, ठीक है ना। अगर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं तो एक उसमें प्रॉब्लम होती है कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास फेज शिफ्टर टाइप का डिवाइस है, जिसको वापस से हम सिग्नल को गुजारेंगे तो 180 डिग्री फिर से फेज शिफ्ट करके
सेम सिग्नल हमको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बातें क्लियर हो गई कि बायसिंग क्यों कर रहे हैं। और आज हम लोग बायसिंग पढ़ेंगे, उसका नाम है बायस विद कलेक्टर फीडबैक रेसिस्टर। अब इसका डायग्राम आप देख रहे होंगे, ऊपर बना हुआ है, नीचे तो मैंने अभी समझाया है आपको। ये वाला सर्किट डायग्राम है। दिस सर्किट डायग्राम इज व्हाट कलेक्टर फीडबैक रेसिस्टर बायस का सर्किट है ये। इसमें आप देखो कि फीडबैक इसलिए बोला गया है कि फीडबैक हमेशा आउट से इनपुट के तरफ एक पाथ होता है। और आप जानते हैं कि जब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करते हैं तो बेस जो होता है उस पर इनपुट देते हैं और कलेक्टर से हम लोग आउटपुट लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये बेस टर्मिनल है। यहाँ से एक हमने पाथ प्रोवाइड कराया है, एक पाथ रिवर्स पाथ प्रोवाइड कराया है, विच इज कॉल्ड व्हाट फीडबैक पाथ। ये एक प्रकार का निगेटिव फीडबैक है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, विच टाइप ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव और निगेटिव। देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक। आगे कहीं ना कहीं आपको पढ़ना होगा एम्पलीफायर्स में कि पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो हम लोग जनरली डिप्लॉयड करते हैं एम्पलीफायर के केस में, निगेटिव फीडबैक हम लोग डिप्लॉयड करते हैं एम्पलीफायर के केस में, और पॉजिटिव फीडबैक हम लोग डिप्लॉयड करते हैं ऑसिलेटर के केस में। ऑसिलेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट पॉजिटिव फीडबैक, whereas the amplifiers are based on the principle of negative feedback। ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, एडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि निगेटिव फीडबैक गेन को कम कर देता है, और पॉजिटिव फीडबैक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है सर्किट। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे कलेक्टर से बेस के तरफ एक फीडबैक पाथ क्रिएट किया है और उसके बीच में एक बेस रेसिस्टेंस लगा दी है आरबी। इसमें से करंट फ्लो होगा जिसको हम लोग बेस करंट बोलेंगे। अब इस सर्किट का क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमको यहाँ देना है, ये चीज आपको देखना है। इन दिस मेथड आरबी इज कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड इमीटर। देख रहे हैं, आरबी हमारा बेस और कहां से कहां कनेक्टेड है, बेस एंड इमीटर नहीं, बेस एंड कलेक्टर। आरबी इज कनेक्टेड विथ बेस एंड कलेक्टर, यहाँ पे इमीटर लिख दिया है कलेक्टर। तो बेस और कलेक्टर के बीच में आरबी का हमने क्या दिया है, कनेक्शन दिया है। ठीक है, बेस रेसिस्टेंस का। हियर द रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल बेस करंट इज नॉट गिवन बाय प्लस वीसीसी। अब यहाँ पे जो हमको रिक्वायर्ड सिग्नल जो होगा, जैसे हमारा जीरो सिग्नल हम किसको बोलते हैं, कलेक्टर करंट को बोलते हैं। जीरो सिग्नल will be the value of IC that is not given by VCC, it is given by what, VCB। VCB is the collector to base voltage। VCB कहाँ होगा, इसमें अगर हम VCB को दिखाना चाहें तो कहाँ होगा, ये होगा। दिस वोल्टेज इज नोन एज व्हाट, VCB। ये VCB, ठीक है, ये वोल्टेज हमारा होगा। तो ये जो करंट आप VCC IC देख रहे हैं, ये VCC के कारण नहीं फ्लो हो रहा है। दिस इज नॉट ड्यू टू द VCC बट दिस इज ड्यू टू द व्हाट, VCB। VCB एक्चुअली हमारे जंक्शन को यहाँ फॉरवर्ड बायस कर रहा है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं VCB जो है बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगा, और बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और जिस करंट को हम लोग IB करंट बोल रहे हैं, और IB करंट फ्लो होगा तो हमको IC मिल जाएगा, और IC ही हमारा क्या, जीरो सिग्नल करंट। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। कैसे मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, पहले हम लोग करंट को मार्क कर लेंगे, करंट कैसे इसमें फ्लो हो रहा है। तो यहाँ देखो, नीचे की तरफ IC करंट फ्लो हो रहा है, इधर की तरफ IB करंट, मतलब इस टर्मिनल से दो करंट आपको मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा वहां से ये दोनों ऐड होके आ रहा होगा। तो मतलब है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है IC प्लस IB। ठीक है, IC प्लस IB, तभी तो ये आके एक IC नीचे चला गया, एक IB यहाँ चला गया। इस चीज को हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, एक इधर गया और एक नीचे आया। यहाँ कौन सा करंट गया, IC, और यहाँ कौन सा करंट गया, IB। इसका मतलब है ऊपर से कितना करंट आया होगा, IB प्लस IC। ठीक है, IB प्लस IC करंट ऊपर से आया होगा, जो दो पार्ट में क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसका हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक और वोल्टेज यहाँ पे मार्क करते हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका देखते हैं।
तो यहां से यहां तक एक वोल्टेज मिलेगा आपको, जिसको VBE बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस माइनस, ऐसा ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका। चलिए अब इसके एडवांटेज को देखते हैं। सबसे पहले तो सर्किट का जो आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन है। इट हैज सिंपल मेथड, कंस्ट्रक्शन इसका इजी, एक बेस रेसिस्टेंस के थ्रू हम लोग बाइसिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। और इट प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इस प्रकार के सर्किट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ऑपरेटिंग पॉइंट आपका ऊपर नीचे खिसक ना जाए अपने पोजीशन से, हमेशा एट द सेंटर ऑफ डीसी लोड लाइन इन द एक्टिव रीजन, एट द सेंटर ऑफ डीसी लोड लाइन इन द एक्टिव रीजन रहे, ताकि ये परफेक्टली हमारा एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज इसका क्या है, वही मैंने बताया कि निगेटिव फीडबैक ये प्रोवाइड कराएगा, और निगेटिव फीडबैक क्या करता है, गेन को कंसिडरेबल अमाउंट में क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। आइए इसका हम लोग देखते हैं क्या, तो इसका हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है, कैसे करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस में हम क्या निकालेंगे, हम ऑपरेटिंग पॉइंट निकालेंगे, आईसी की वैल्यू और वीसीई की वैल्यू निकालेंगे, आरबी की वैल्यू भी निकाल के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम कहां पर केसीएल अप्लाई कर केवीएल अप्लाई करेंगे अक्रॉस द इनपुट सेक्शन। दिस इज द इनपुट सेक्शन, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें लगाएंगे पूरे में। जस्ट दिस इज ए क्लोज लूप, आपको ये ओपन दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन है ये क्लोज, क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्लस वीसीसी है तो इसका माइनस वीसीसी होगा, और माइनस वीसीसी किससे कनेक्टेड होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, और इस ग्राउंड को इसके वीसीसी के माइनस के ग्राउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन बना सकते हैं। तो ये क्लोज लूप बनाएगा, और इस क्लोज लूप में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन से, यहाँ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो सर्किट को हमको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग केसीएल अप्लाई केवीएल अप्लाई करते हैं। तो यूजिंग KVL at इनपुट सर्किट या इनपुट सेक्शन में KVL हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट सेक्शन में KVL अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पहले आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा VCC, यहाँ पे क्या मिलेगा, VCC। तो सबसे पहले हम लिखते हैं VCC। अब KVL हमको बताने की जरूरत नहीं है ना, केवीएल मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम पॉजिटिव लेते हैं, कैसे हम निगेटिव लेते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, इसमें कितना करंट यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, और हम ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस होगा, कितना लिखेंगे, IC प्लस IB, और क्या लिखेंगे यहाँ, RC सॉरी, ठीक है। चलिए अब इधर आते हैं हम लोग, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, अगेन व्हाट, निगेटिव, माइनस IB RB, माइनस IB RB, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे माइनस VBE, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसके अलावा तो और कोई भी इसमें एलिमेंट्स हमको नहीं लगा हुआ है, 0 हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो कि अगर हम IC प्लस IB की बात करें तो IC के मुकाबले IB बहुत छोटा होता है। तो हम अगर IC प्लस IB दिया हुआ है तो इसमें हम IB को बहुत छोटा मानेंगे, माइक्रो एम्पियर में होता है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। कब नेगलेक्ट करेंगे, जब ये IC के साथ ऐड में हो, एडिशन में हो। आप कहेंगे सर यहाँ नेगलेक्ट कर दिया तो उसको भी नेगलेक्ट कर देंगे क्या, नो, दिस विल नॉट नेगलेक्टेड, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट IB है। नेगलेक्ट हम तभी करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, IC के साथ कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो कंपैरिजन के मुकाबले IB बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम बेस को IB को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज VCC माइनस IC RC, ठीक है, माइनस IB
RB माइनस VBE, दिस इज इक्वल टू 0। आप यहां से बेस करंट अगर निकालोगे और बेस रेसिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, इसको एक साइड ले जाइए, यहां हो जाएगा VCC माइनस VBE माइनस IC RC divided by IB and this can be written as RB equal to VCC minus VBE or minus beta IB RC divided by IB. So we can find the value of this resistance जिसके मदद से हमने बायसिंग किया, इसके वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ IC को मैंने बीटा IB लिख दिया है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि IC को हमने बीटा IB मान लिया, तो ये इक्वेशन हमारा RB का आ गया है। अभी हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं लाए, अभी तो केवल RB लाए हैं, बेस रेसिस्टेंस को हम यहाँ पे लाए। ठीक है, हमको यहाँ पे लाना क्या है, तो हमको यहाँ पे लाना है करंट, हमको यहाँ पे करंट को लाना है, IC की वैल्यू को लाना है। तो हम IC की वैल्यू यहाँ से निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट IC, बिकॉज यू सी हियर द वैल्यू ऑफ IC इज गिवन हियर, यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ IC फ्रॉम दिस इक्वेशन, यू हैव व्हाट IC RC इक्वल टू VCC माइनस VBE, ठीक है, एंड माइनस IB RB, ऐसा हम लिख सकते हैं। एंड फ्रॉम हेयर IC इक्वल टू VCC माइनस VBE माइनस IB RB divided by what RC. So value of IC from this equation you will get, आपको इस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ IC निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, IC की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और भी मेथड है जिसके थ्रू इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसके वैल्यू को निकाला जा सकता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके कलेक्टर के ऊपर का जो कलेक्टर टर्मिनल है और यहाँ पर आउटपुट सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, KVL लगा करके हम इसके VCE की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ माइनस, कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, VCE। यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट यहाँ पर KVL अप्लाई कर देंगे तो इसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो इसको हम लोग निकाल ही लेते हैं, नीचे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको उतार ले, पूरा जो थ्योरी है इसका, और यहीं पे हम लिख देते हैं ताकि एक ही बार में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिखते हैं आगे, आपको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम मिटाते हैं ऊपर, इसका थ्योरी। आउटपुट सेक्शन में KVL अप्लाई करना है हमको, तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग KVL एट आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट पे अप्लाई द KVL। चलो तो अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अगेन लिखेंगे यहाँ पे VCC
माइनस IC प्लस IB RC, नीचे आएंगे प्लस माइनस माइनस VC इक्वल टू 0। चेक करके आप देख लीजिए। अब यहां पे वही बात, IB को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वहां भी हमने IB को नेग्लेक्ट कर दिया है। आपको यहां पे लिखना होगा कि IB इज वेरी वेरी लेस देन IC, इसलिए हमने नेग्लेक्टेड कर दिया था इसको, तो यहां भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पे हमको इक्वेशन मिलेगा VCC ICRC VCE 0 and from here VCE equal to VCC minus ICRC। लीजिए दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट IC और VCE आपको यहां से आ गया। दिस इज द सेकेंड ऑपरेटिंग पॉइंट एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट। ये फर्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट है और सेकेंड ऑपरेटिंग, इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई दिस इक्वेशन मोर। आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, RC इक्वल टू VCC VBE and you can write here IC divided by into, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब IC को आप एक तरफ ले आए, अगर हम इसको यहां पे निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, IC और उधर से भी आएगा तो हो जाएगा यहां पे क्या RC माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी व्हाट RB डिवाइडेड बाय बीटा, RB divided by beta, this should be equal to VCC minus VBE, and from this you can find the value of what operating point. This is nothing but VCC minus VBE divided by RC plus RB upon beta. So this is your second operating फर्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट। तो उसी को हम मॉडिफाई करके ले आए, तो एक ऑपरेटिंग पॉइंट और एक यहां, तो वैल्यूज हमको यहां पे मिल गया। तो ऑल द कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहां पे जो हम लोगों ने परफॉर्म किया है, वो इनपुट सेक्शन में और आउटपुट सेक्शन में, दोनों सेक्शन में किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन किया है, KVL का एप्लीकेशन किया है। तो KVL इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। KVL अगर आपको दिक्कत है तो KVL जरूर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को बोलेंगे, बाकी तो सिविल और मैकेनिकल को तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है हाउ टू फाइंड आउट द करेंट तो चल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को KCL KVL जानना बहुत जरूरी है। नेटवर्क में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओवरऑल बायसिंग का जो हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, उसमें हम लोग लास्टली VC और IC का वैल्यू निकालते हैं। IC इज द आउटपुट करंट एंड VC इज द आउटपुट वोल्टेज। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करके दोनों वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट बायसिंग, ये तीसरा बायसिंग था आई थिंक हमारा, ये थर्ड बायसिंग टेक्निक, और लास्ट हमारा बायसिंग टेक्निक आएगा विच इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल डिवाइडर, जिसको हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग दो बायसिंग टेक्निक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। पहला हम लोग बायसिंग टेक्निक पढ़े थे फिक्स बायस, उसके बाद इमीटर बायस, और तीसरा हम लोग पढ़े ये कौन सा, तो बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक रसिस्टर, एंड लास्टली वी विल स्टडी वोल्टेज डिवाइडर बायस। मैंने बोला है कि वोल्टेज डिवाइडर बायस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस 4 ट्रांजिस्टर बायसिंग। चारों ट्रांजिस्टर बायसिंग से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, पोटेंशियल और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग,
टेक्निक जो है ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो लास्ट ट्रांजिस्टर बायसिंग टेक्निक है या ट्रांजिस्टर बायसिंग मेथड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और इम्पॉर्टेंट ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लाइक ऑसिलेटर, एम्पलीफायर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट, उसमें हम लोग बायसिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इसी बायसिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इस बायसिंग टेक्निक का नाम है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग और पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, इसलिए इसको वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग एज वेल एज पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि आगे का जो टॉपिक आएगा, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसमें हम लोग ऑसिलेटर के बारे में देखेंगे, कुछ ब्रांचेस को ऑसिलेटर के बारे में भी पढ़ना है, कुछ ब्रांचेस को एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। तो एम्पलीफायर सर्किट जो हम बनाते हैं या ऑसिलेटर सर्किट बनाते हैं, उसमें हम लोग इसी बायसिंग टेक्निक का यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, क्यूसेंट पॉइंट को, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो इसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग सर्किट डायग्राम का एनालिसिस करते हैं। आप देखो, इसका सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। इसके सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे कि बेस के अक्रॉस, ये हमारा बेस टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, इस बेस टर्मिनल के अक्रॉस मैंने दो रेसिस्टर लगाया है, R1 एंड R2, और एक हमारा यहाँ इमीटर रेसिस्टेंस है RE। तो R1, R2 एंड RE, ये तीनों रेसिस्टेंस जो है इस ट्रांजिस्टर को स्टेबलाइज करने में, इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जिसमें से R1 और R2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, RE का भी रोल है, लेकिन R1 एंड R2 ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा एज कंपेयर टू व्हाट RE, बट वी कैन से कलेक्टिवली R1, R2 एंड R3 will provide the stabilization of quiescent point और operating point of this transistor। ठीक है, इसलिए हम R1, R2 को क्या बोल सकते हैं, तो R1, R2 और RE को हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये एक स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिस्टर बायस रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो दीज आर व्हाट ट्रांजिस्टर बायस रेसिस्टेंस। आप देख रहे हैं कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे दोनों में R1 और R2 की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली सेम रखते हैं, इसलिए हम दोनों में जो करंट फ्लो कराते हैं वो भी सेम रखते हैं। तो वी कैन से दैट R1 एंड R2 इज इक्वल टू R, देन I1 बराबर I2 इक्वल टू I, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखना है। अभी यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सर्किट डायग्राम को देखें, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है। ठीक है, इस R2 के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जब करंट फ्लो होगा। आप जानते हैं किसी रेसिस्टर में जब करंट फ्लो होता है तो वहां पे एक वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो चूंकि R2 हमने लिया है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को मैंने V2 से दिखा दिया है। एक वोल्टेज तो यहाँ पर आप जानते हैं हमेशा ड्रॉप होता है, जिसको बेस टू इमीटर वोल्टेज बोला जाता है। भले ही इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी कम मैग्नीट्यूड वाला भी चीज इफेक्ट कर देता है, इसलिए जहां पे हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे वहां पे किसी कंडीशन के अबाउट नेग्लेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ अभी होगा VBE होगा, भले ही सिलिकॉन का अगर ये आपने ट्रांजिस्टर बनाया है, BJT बनाया है, तो 0.7 इसकी वैल्यू होती है। जर्मेनियम के केस में 0.3 हम लोग लेकर के चलते हैं। तो ये होगा हमारा VBE, बेस टू इमीटर वोल्टेज, एंड देन आफ्टर वी हैव हियर इमीटर करंट फ्लोइंग, और ये इमीटर करंट इस इमीटर रेसिस्टेंस से फ्लो होगा। तो यहाँ पे वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। जब भी कोई करंट रेसिस्टर से फ्लो होता है तो एक वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, उसको मैंने नाम दे दिया है VE, इमीटर वोल्टेज। यहाँ पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं ट्रांजिस्टर का, जिसको हम लोग VCE, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज व्हाट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, और इसकी भी वैल्यू हमको निकालनी पड़ती क्योंकि ये भी एक ऑपरेटिंग पॉइंट है। और ऊपर में आप देख रहे हैं IC, दिस इज ऑल्सो ए ऑपरेटिंग पॉइंट।
आईसी इज ऑल्सो ऑपरेटिंग पॉइंट, कहां से फ्लो हो रहा है, तो आरसी से फ्लो हो रहा है, किसके द्वारा, तो प्लस वीसीसी के द्वारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसको पोटेंशियल और वोल्टेज डिवाइडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंस जो होते हैं ना, ये दोनों पैरेलल में कनेक्शन है, इसका और इसका कनेक्शन पैरेलल में, दीज आर कनेक्टेड पैरेलली, और पैरेलल रेसिस्टर यहाँ जो कनेक्टेड है वो वोल्टेज को क्या करेगा, डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों वोल्टेज को डिवाइड कर रहा है, जो वोल्टेज हम यहाँ वीसीसी दे रहे हैं उस वोल्टेज को ये डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग हमेशा जीरो करंट सिग्नल बोलते हैं। जीरो करंट सिग्नल मींस व्हाट, व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एसी इनपुट। आप देखो किसी भी बायसिंग में किसी प्रकार का एसी सप्लाई नहीं दिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, ऑल द बायसिंग आर व्हाट, डीसी बायस, सब डीसी बायसिंग ट्रांजिस्टर का हम लोग करते हैं। तो हम लोग जीरो सिग्नल करंट की बात करते हैं ना, तो जीरो सिग्नल करंट आईसी इज द जीरो सिग्नल करंट व्हेन वी नॉट गिव एनी सिग्नल एट द इनपुट, इनपुट में किसी प्रकार का कोई सिग्नल ना हो, उसको जीरो सिग्नल बोला जाता है। तो बायसिंग हमेशा हम लोग जीरो सिग्नल का ही करते हैं, उसमें हम लोग एसी या कैपेसिटर अगर हो तो हमको उसको कंसीडर नहीं करना होता है, कैपेसिटर को ओपन सर्किट करके हटा देते हैं हम लोग, एसी इनपुट को भी क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, ओनली डीसी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर का करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर्किट डायग्राम आपने देख लिया, इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी आप देख ले। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन टू द ट्रांजिस्टर। ये सारा काम हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के सेंटर पे रखने के लिए कर रहे हैं, सारा काम उसी के लिए किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर बायसिंग जो है ये उसी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है सबसे इफिशियंट मेथड है, most of the application you will find this type of biasing of the transistor, biasing of the transistor इस प्रकार के आप देखेंगे। In this method two resistor R1 and R2 are connected with the supply plus VCC, VCC supply से connected which provide biasing, जो कि biasing provide कराएगा, ठीक है। और RE जो हमारा इमीटर रेसिस्टेंस है वो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। तो बायसिंग और स्टेबलाइजेशन तो एक ही है ना, क्यू पॉइंट को स्टेबल बनाना, इसी को तो बायसिंग कहते हैं। तो कलेक्टिवली तीनों को हम लेकर के कह सकते हैं कि दैट विल प्रोवाइड द बायसिंग टू द ट्रांजिस्टर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर R1 एंड R2 डिवाइड्स द वोल्टेज और पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोटेंशियल बायस और वोल्टेज बायस सर्किट, ठीक है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आप देख रहे हैं, जिसको हमने V2 से दिखाया है, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप आप देख रहे हैं जिसको हमने V2 से दिखाया है, वो क्या करेगा, तो वो इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देगा, इमीटर बेस जंक्शन को क्या कर देगा, इमीटर बेस जंक्शन या बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देगा। एंड ड्यू टू दैट फॉरवर्ड बायस ए करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, एक करंट फ्लो करने लगता है। आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन जब भी होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट जो फ्लो करेगा वो कौन सा करंट फ्लो करेगा, बेस करंट फ्लो करेगा। ये चीज आपने पहले वाले बायस में भी देखा। तो बेस करंट फ्लो होगा तो आप जानते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कलेक्टर पे भी करंट फ्लो होगा, विच इज मल्टीप्लाइड विद द करंट गेन बीटा। तो आईसी बराबर बीटा आईबी, आईसी बराबर बीटा आईबी है ना, तो उस पर एक करंट फ्लो होने लगेगा एंड दैट आईसी इज द जीरो सिग्नल करंट, जीरो सिग्नल करंट है, ठीक है। और यही हमारा एक ऑपरेटिंग पॉइंट भी है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत सारा मेथड है निकालने का। आप इसमें देखेंगे कि जब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो उस मैथमेटिकल एनालिसिस को जब आप एनालाइज करेंगे, जब आप मैथमेटिकल एनालिसिस को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे क्या, ये सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। क्यों ये सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, इस चीज को हम लोग पहले मैथमेटिकल एनालिसिस को करके फिर बात करेंगे। इसके ऊपर डिस्कशन जो होगा वो पहले मैथमेटिकल एनालिसिस को करने के बाद होगा। तो चलिए हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, इंपॉर्टेंट है।
मैकेनिकल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल को इससे पहले वाला जितना बायसिंग पढ़ा है वो नहीं दिया हुआ था, यही मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको वो भी पढ़ना है। मैकेनिकल वालों को, सॉरी सिविल वालों को, नॉट मैकेनिकल, मैकेनिकल को तो ये पढ़ना ही नहीं, हम सिविल वालों की बात कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स को मॉड्यूल 3 में और सिविल को मॉड्यूल 2 में पढ़ना है, ठीक है। सिविल के लिए ये लास्ट टॉपिक है, सिविल वालों के लिए ये लास्ट टॉपिक है, मतलब मॉड्यूल 2 का लास्ट टॉपिक नहीं है, ये ट्रांजिस्टर बीजेटी का लास्ट टॉपिक है। एंड देन आफ्टर यू हैव एफईटी, आपको एफईटी भी पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मॉड्यूल 2 का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमको हाइब्रिड पैरामीटर, एच पैरामीटर रियलाइजेशन करना है ट्रांजिस्टर का, तो वो हम लोग लास्ट में करेंगे, है ना। कुछ टॉपिक्स लेफ्ट ओवर रह गए हैं। हम देखो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को हम बताना चाहते हैं कि कुछ टॉपिक लेफ्ट रह गए, तो आप ऐसा नहीं समझेंगे कि वो टॉपिक आपका कवर नहीं होगा, क्योंकि जो जो टॉपिक्स है कुछ ना कुछ ब्रांच के साथ कॉमन है। जैसे ये टॉपिक्स हैं सिविल के साथ कॉमन है, इसलिए हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। तो कोशिश पहले ये होगा कि जो कॉमन टॉपिक हो उसको डील कर दे, और जो सिंगल टॉपिक ब्रांचेस में बचेंगे उस टॉपिक को हम लोग सेपरेटली डील करेंगे। जैसे कि हमको याद है मॉड्यूल 1 में एक टॉपिक हमने डिस्कशन नहीं किया है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, और वो है ब्रेकडाउन डायोड। हालांकि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में मैंने ब्रेकडाउन डायोड में हमने 2 प्रकार के डायोड को पढ़ना था, एक जेनर, तो जेनर तो मैंने पढ़ा है, एवलांच डायोड नहीं पढ़ा है। हालांकि एवलांच ब्रेकडाउन का कंडीशन मैंने आपको बताया, मैंने वहां पे ये भी बोला था कि जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन के बीच का डिफरेंस आप लोग जरूर देख के जाएंगे जिस ब्रांच को मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो हमको याद है कि कौन सा टॉपिक हमने लेफ्ट ओवर किया, उसको मैं लिख के रख लेता हूं अपने पास कि मॉड्यूल 1 का ये टॉपिक लेफ्ट ओवर है, क्योंकि एवलांच डायोड जो है और किसी ब्रांच को नहीं था, लेकिन जेनर डायोड ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस को पढ़ना था, इसलिए वहां पे मैंने बताया। चलिए, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर हम लोग देखते हैं। इसके बाद एच पैरामीटर रियलाइजेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर होगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आपका मॉड्यूल 4 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मॉड्यूल 4 आपका होगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, एफईटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे, इसलिए इस बात को आप लोग इसमें आपको कोई सोचना नहीं है कि सर ये टॉपिक छूट रहा है, सारा टॉपिक हम नोट करते जा रहे हैं। जो भी टॉपिक लेफ्ट ओवर रहेगा उसके लिए सेपरेट क्लास आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करने वाले, वी आर डूइंग द मैथमेटिकल एनालिसिस। वहां पे सर्किट का एनालिसिस हम लोग करते हैं, सर्किट एनालिसिस यू कैन से और मैथमेटिकल एनालिसिस यू कैन से, बोथ आर व्हाट सेम। चलो करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि यहाँ का ये करंट निकाल ले, ताकि ये वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट कर सके, क्योंकि ये वोल्टेज V2 ये किसके बराबर होगा, दिस वोल्टेज V2 इज इक्वल टू I2 R2 एंड इट इज व्हाट R2 R2। चलिए, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट अगर हम निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। ये करंट निकलेगा कैसे, हाउ टू फाइंड द करंट हेयर। देखिए, करंट निकालने का इसमें एक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग करंट डिवीजन रूल बोल सकते हैं। वी कैन से इट इज व्हाट करंट डिवीजन रूल, और उस करंट डिवीजन रूल से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले आप इतना लिख लो, इसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस सेकंड पार्ट में इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं।